नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में अंधेरे की आहट। दरअसल बिजली का संकट बढ़ने वाला है। उसकी वजह यह कि जो मध्य प्रदेश के हिस्से की बिजली थी वो गुजरात और महाराष्ट्र को दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो मैनेजमेंट देखते हैं बिजली का, वो अंदाज नहीं लगा पाए कि कितनी डिमांड होगी और आपूर्ति कितनी कर पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर 30 जून तक संकट बना रहने की आशंका है। उसकी वजह यह कि जो आपके बिजली उत्पादन के केंद्र है उसमें कोयले की कमी है, और ये कोयले की कमी थोड़ी बहुत नहीं है। अगर 12.5 रेक आपको रोज चाहिए है तो 8 रेक आपको कोयला मिल पा रहा है, और ये अभी स्थिति बनी रहने की है। बिजली कटौती की हालत ये है कि गांव देहात में डिमांड इस समय ज़्यादा है, क्योंकि लोग अब पहले की तुलना में ज़्यादा उड़द और मूंग की खेती करते हैं, सब्जी और फलों की खेती भी कर रहे हैं। इसलिए अब पहले की तुलना में, हम पहले से हमारा तात्पर्य है 2 साल पहले, कोरोना काल के पहले जितनी बिजली खर्च होती थी गांव में गर्मी के मौसम में, उससे ज़्यादा अब डिमांड है और आपूर्ति कम है। 3-4 कारण इसके हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद है 2 विशेष मेहमान स्टूडियो में, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे 2 खास मेहमान। मैं आपका परिचय करा दूँ। स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी रविंद्र कैलासिया जी और संदीप पौराणिक जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल रंजन, पत्रकार साथी, और गांव देहात से सरोकार रखने वाले रमेश सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, गांव का मामला है और बिजली संकट शहरों में कम, गांव में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ कटौती ज़्यादा होती है, शटडाउन ज़्यादा होते हैं। इस बार की गर्मी इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों ने वही गलती दोहराई है। जो गेहूं कटने के बाद पराली होती है, जिसे नरवाई कहते हैं अपने यहाँ, उसमें खूब आग लगाई है, तो तापमान ऊपर है, और उड़द और मूंग की खेती भी वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गांव देहात के क्या हाल है? रमेश जी, पहले आपसे बात हो जाए, फिर हम चर्चा करेंगे शहरों की। जी राघवेंद्र जी, गांव की हालत यह है कि बिजली की कटौती दिन में थोड़े थोड़े टाइम के लिए कई बार हुई जी, और इसकी वजह यह है, इसकी मैं मुख्य आपको वजह बताता हूं कि गांवों में जो सिंचाई है, इस समय मूंग की फसलें लगी हुई है और उसकी सिंचाई में लगा हुआ किसान। तो सरकार ने क्या किया था कि कृषि सेगमेंट के लिए बिजली की आपूर्ति 12 घंटे निर्धारित की थी, लेकिन किसानों ने शिवराज जी की संवेदनशीलता का लाभ उठा के जो जो घरेलू सेगमेंट है जिसमें 24 घंटे लाइट दी जाती है जी, उससे सिंचाई कर रहा है। तो उसकी वजह से जो दबाव है विद्युत आपूर्ति में घरों की, उस पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उस दबाव को घटाने के लिए सरकार क्या करती है, कई बार दिन में कटौती करती है, जिससे किसान घर आ जाता, फिर वो लाइट को चालू करने के लिए मोटर फिर जाता है। तो इस तरह से जो दबाव है घरेलू कटौती का, बिजली का आपूर्ति का, उसकी वजह ये है। और इसके अलावा टीवी कूलर, जो टीवी और ये जो एसी है वो तो हर साल चलते हैं। गर्मी का जो टेम्परेचर है वो भी जो हर साल जैसा होता है वो ही है, लेकिन जो विद्युत आपूर्ति में कटौती हो रही है उसका मुख्य जो कारण मैंने देखा है, उसकी वजह यही है कि जो किसान है, शिवराज सिंह जी की जो संवेदनशील, शिवराज जी इस पर कार्रवाई ज्यादा किसानों पे करते नहीं है, विद्युत मंडल को सख्त निर्देश है। तो जो किसान है उसका नाजायज फायदा उठा के कृषि सेगमेंट की जो आपूर्ति है उसके बजाय घरेलू सेगमेंट से वो बिजली ले रहे हैं, बिल्कुल। और उसका जो दबाव है सरकार रमेश घटाने जी, के लिए ये कटौती कर रहे हैं। किसान बेजा फायदा नहीं उठा रहा है। किसानों से बेजा ज़्यादा फायदा उठा तो उद्योगपति उठाते हैं, बिजली चोरी भी करते हैं, बिजली के बिल माफ़ भी करवाते हैं। किसान तो अभी इस समय, चूंकि डोमेस्टिक बिजली जो सरकार ने खेतों की बिजली और गांव की बिजली अलग कर दी है, चूंकि खेतों में डीपी जली हुई है, बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही, तो किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए या उड़द और मूंग की बुआई करने के लिए जो डोमेस्टिक बिजली गाँव की, उससे वो अपने खेतों की सिंचाई कर रहा है। तो ये वो मजबूरी में कर रहा है। संवेदनशीलता जरूर शिवराज जी की है, लेकिन विभाग की संवेदनहीनता है कि वो खेतों के लिए बिजली अभी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, इसलिए किसानों को गांव की बिजली काटनी पड़ रही है और गांव की बिजली से वो खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन जहां तक किसानों की बात है वो भी बहुत गैर जिम्मेदार हो गए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी तुलनात्मक बात करें तो उद्योगपतियों से ज़्यादा वो अभी नहीं हुए जितने उद्योगपति सरकार को चूना लगाते हैं और उनसे बिजली की माफ़ी भी करवाते हैं और बिजली भी खूब अच्छे मात्रा में लेते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, डॉक्टर राहुल रंजन। मध्य प्रदेश में किसान और पूरे प्रदेशवासी इसलिए भी बिजली के संकट से जूझ रहे हैं क्योंकि बिजली का जो मैनेजमेंट देखते हैं,
जो बिजली की डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं बिजली कंपनी के अधिकारी, वो ये अनुमान नहीं लगा पाए कि इस बार कोरोना नहीं है, इसलिए फैक्ट्रियां चालू हो गई हैं, कुटीर उद्योग चालू हो गए हैं, जो काम खेतों में होता था वो पहले से बढ़ गया है, खेतों के साथ साथ फलों की और सब्जी की भी खेती होती है, तो वो डिमांड और सप्लाई की अनुमान नहीं लगा पाए, इसलिए भी संकट बढ़ गया है। आपकी इसमें राय? नहीं राघवेंद्र जी, ये बात सच है कि कोरोना के समय में पूरे उद्योग धंधे बंद थे, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो या छोटी इंडस्ट्री हो। तो ये इंडस्ट्री 1.5-2 साल तक तो बंद रही। अब 2 साल तक बंद रही तो विद्युत विभाग भी बिल्कुल निश्चिंत था कि आने वाले समय में क्या होगा, तो उसने कोई योजना बनाई नहीं इस स्तर पर कि आने वाले समय में क्या हुआ। तो जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, इंडस्ट्री सारी चालू हो गई और ये हुआ कि इस दौर में छोटी इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है। वो छोटी, अच्छा दूसरी चीज ये हुई कि इंडस्ट्री चालू नहीं हुई, बल्कि ये 2 साल में जो उन्होंने प्रोडक्शन किया था वो प्रोडक्शन समाप्त हो गया। तो अब इंडस्ट्रियों में उसको बिल्कुल शट डाउन नहीं किया जा रहा, बल्कि कंटिन्यू इंडस्ट्री चल रही है, दुगनी तिगनी स्पीड से इंडस्ट्री में वर्क हो रहा है। तो बिजली यहाँ बहुत तेजी से खर्च हो रही है। दूसरी बात यह है कि गर्मी का सीजन है और इस तरह से आप देखें तो गर्मी का सीजन आने से पहले विद्युत विभाग पूरी तरह से संधारण का मतलब उत्पादन और वितरण इन दोनों के बीच का कैलकुलेशन करके रखता है। लेकिन इस बार भयंकर चूक हुई है कि वो उत्पादन को नियंत्रित नहीं कर पाया और यहाँ वितरण की स्थिति बढ़ गई। मतलब जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उससे ज्यादा खपत बढ़ गई है। जहाँ तक मुझे पता है कि करीबन 2-2.5 हजार यूनिट करीबन की कमी रोजाना देखने को मिल रही है यहाँ, और वो पूर्ति नहीं हो रही। दूसरा एंगल ये है कि मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग जब भी इस तरीके का काम होता है विद्युत का, तो यहाँ बैंकिंग, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की बैंकिंग होती है कि हम दूसरे राज्यों को बेचते हैं, गुजरात को जाता है, छत्तीसगढ़ को जाता है, उड़ीसा को जाता है, और यहाँ से बिजली जो एक्सेस होती है उनको बेच देते हैं। वहां से हम जब हमारे पास जरूरत होती है हम रिटर्न करते हैं। लेकिन यहाँ भी इस सेक्टर में भी गड़बड़ी ये हुई है कि मार्च में 31 मार्च तक यहाँ से सप्लाई मतलब ओवर जो बिजली थी वो गुजरात को बेची गई है, उड़ीसा को बेची गई है। अब चूंकि आवश्यकता हमारी मतलब जो हमें चाहिए थी अब हमें जरूरत पड़ने लगी तो हमारे पास कमी हो गई। चौथा पांचवा आपने शुरुआत में कहा कि वो बेफिक्र हो गए थे, तो हम कहते हैं कि बिजली महकमा चादर तान कर सो रहा था। उसको ये अंदाज ही था कि जब भीषण गर्मी पड़ेगी तब बिजली का संकट कितनी हाहाकारी स्थिति पैदा कर देगा। मैं लौटूंगा आपके पास। रविंद्र केरासिया जी, दरअसल जो इसमें पैच है, जो डिमांड और सप्लाई में उसमें 2000 मेगावाट का अंतर आ रहा है और ये अंतर 30 जून तक रहने वाला है, क्योंकि हमने जिन नेशनल थर्मल पावर को जो डिमांड करनी थी हमने उसकी बात ही नहीं की, और जो हमने अब डिमांड जो दी है उनको वो 22,000 मेगावाट की है, जबकि हमारी ज़रूरत जो है वो 16,000 मेगावाट के आसपास की है और हमको आपूर्ति हो रही है 14,000 मेगावाट के आसपास। तो 2,000 मेगावाट का तो ये फ़र्क आ गया जो शट डाउन करके बैलेंस किया जा रहा है। इसके अलावा 1,003 मेगावाट के आसपास हमारे हिस्से की बिजली, मध्य प्रदेश के हिस्से की बिजली महाराष्ट्र और गुजरात को बेची जा रही है और ये भी एग्रीमेंट 30 जून तक का है। इसका मतलब हमारे हिस्से की बिजली हम समय रहते उसकी डिमांड नहीं कर पाए, इसलिए वो दूसरे राज्यों को दे दी गई। हम जो डिमांड करते हैं उसकी इतनी देर से हमने वो जागे कि अब उसकी सप्लाई हो नहीं पाएगी। तो पूरा मध्य प्रदेश मिस मैनेजमेंट के चक्कर में इस गर्मी में हाहाकार से जूझ रहा है। किसान परेशान है और आम जनता भी, चूंकि अब गर्मी बढ़ने वाली है, नौतपा भी आएगा, बैसाख का मौसम है, तो ये दिन आने वाले बहुत मुश्किल के हैं, क्योंकि कोयले की आपूर्ति भी कम हो गई है। बहुत सा संकट है। कई यूनिट तो ऐसी कि जो 2-3 दिन के पास ही उनके पास बिजली का, कोयले का मेरे ख्याल से भंडार है। बाकी आपकी इसमें राय? मिसमैनेजमेंट जो है पावर जनरेटिंग कंपनी और पावर मैनेजमेंट कंपनी दोनों तरफ से हुआ है। पावर जनरेटिंग कंपनी कोई किसी से कम नहीं था, दोनों तरफ से उसमें मैनेजमेंट हुआ। पावर जनरेटिंग कंपनी ने जो विद्युत नियामक आयोग को जो उन्हें नियत प्रभार दिया था उससे कम उत्पादन किया, जिससे एक तो कंपनी को लॉस हुआ करीब 1500 करोड़ रुपए का। इसके अलावा पावर मैनेजमेंट कंपनी ने ना तो अपनी कितना उत्पादन होना है उसका मैनेज किया, ना ही कितनी बाहर सप्लाई होनी है उसको मैनेज किया। तो इससे जो दोनों मिस मैनेजमेंट हुआ और पावर जनरेटिंग कंपनी के मिस मैनेजमेंट का कारण वहाँ जो 35 एक एमडी जो पदस्थ है मिस्टर मंजीत सिंह,
जी। वो कभी ताप विद्युत गृह में, किसी भी ताप गृह में नहीं रहे, तो उनको अंदाज ही नहीं है कि किस तरह से मैनेजमेंट होता है विद्युत बिजली उत्पादन का। तो सबसे बड़ा कारण उसमें ये है। और इस संबंध में अनाड़ी अधिकारियों को कमान दे दी गई। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। यानी जब बंदर के हाथ में उस तरह होगा तो उससे यानी जनता को आपने जो अंधेरे में धकेलने का सबसे बड़ा कारण पैदा कर दिया है। बिल्कुल, एक कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा और अब तू मुस्कुरा। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश है इस समय बहुत ही विकट स्थिति में है, जबकि सबको पता है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार जिस मुद्दे पर आई है उसमें बिजली बहुत अहम मुद्दा था। और अब बिजली का संकट, अगर सरकार इसका कोई रास्ता नहीं निकालती है तो ये 30 जून तक संकट रहने वाला है। और 2000 मेगावाट की जो कमी है मांग आपूर्ति में, उसको कहीं ना कहीं शहरों को बचाएंगे और उसका जो बोझ है, जो इसका एक तरह से ठीक रहा है, वो गांव पर फूटने वाला है। आप तो गांव देहात में भी बुंदेलखंड से लौटे भी हैं संदीप जी, क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति बुंदेलखंड की और क्या आप भोपाल में महसूस करते हैं? देखिए राघवन जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान भी बहुत बढ़ गया है। अभी मैं बताऊं, कल ही की बात है, टीकमगढ़ की एक बारात निकल रही थी तो गर्मी इतनी थी कि उसके साथ कूलर चला। आप कल्पना कीजिए, घोड़ा दूल्हा घोड़े पे बैठा था और उसके साथ कूलर चलाना पड़ा। तो आप ये मान लीजिए कि बिजली की मांग कितनी बढ़ गई, ये इशारा करता है इस तरह की घटनाएं जी। जहां तक बात यार मिसमैनेजमेंट की, जैसे कैलाशिया जी ने कहा, स्वाभाविक सी बात है कि सरकार पिछले कई माह से कह रही है कि इस बार व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी, डीपी बदल दीजिए, संधारण कर लीजिए, लाइन सुधार लीजिए, और आप ये सब करते रहे और मूल चीज आपके पास बिजली ही नहीं है, तो उस संधारण का क्या लाभ होगा? सवाल यह है कि जिन अधिकारियों बिजली भी होती है, अगर आप समय रहते उसकी डिमांड कर देते तो जो अफसरों की लापरवाही है उसको पूरा प्रदेश भुगत रहा है और सरकार की उसमें छवि खराब हो रही है। देखिए राघवन जी, मैं वही कह रहा था कि उन अधिकारियों ने जिन्होंने उस आने वाली समस्या का आकलन नहीं किया, आपको उस पोस्ट पर बिठाया क्यों गया है? क्योंकि आप पूर्वाकलन करें, आप उस स्थिति का अंदाजा लगाएं। 2 साल पहले कोरोना नहीं था तब कितनी डिमांड थी, आज कितनी बढ़ गई होगी। एक सामान्य तौर पर किसी भी विभाग का होता है, वो पूर्व अनुमान लगाता है कि कोरोना काल को अगर आप छोड़ भी दें, जैसा अभी रंजन जी कह रहे थे कि वर्तमान दौर में इंडस्ट्रीज बहुत फुल उस पे चल रही हैं, कई शिफ्टें चल रही हैं, तो बिजली की मांग बढ़ रही है और आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ अधिकारियों की ये लापरवाही सरकार के लिए भारी न पड़ जाए, क्योंकि आने वाले समय में सिंचाई की भी मांग बढ़ रही है, उद्योग भी रफ्तार से चलेंगे, और 30 जून तक गर्मी का क्या हाल होगा इसका अंदाजा भी से लगाया जा सकता है। गर्मी का तो जो अनुमान है, जो आशंका, वो ये कि 120-22 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। 45, 46, 47 डिग्री तक जाने की संभावना। हम अगर नर्मदापुरम होशंगाबाद की बात करें तो वहाँ 44 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, जो कि एक तरह से नर्मदा वैली है, दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में नर्मदा जी बह रही है। इसके बाद वहाँ तवा बांध भी है, बारना डैम भी आता है। इन सब के होने के बाद वहाँ तापमान अगर 44 से ऊपर जा रहा है तो फिर 30 जून तक की स्थिति तो बहुत भयावह होने वाली। लेकिन जो मेरे पास आंकड़े, वो थर्मल पावर प्लांट की हम बात करें तो अमरकंटक में जो हमारा पावर प्लांट है उसकी 210 मेगावाट की क्षमता है और 17 दिन का इसमें कोयले का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन वहाँ स्टॉक अभी 19 दिन का। तो ये एक प्लस है कि 2 दिन का स्टॉक ज़्यादा। लेकिन बाकी जो दूसरे प्लांट है, संजय गांधी, श्री गंगाजी, यहाँ जो कोयले की स्थिति है उसका भंडारण बहुत कम है। आपको बता दें कि संजय गांधी में सिर्फ 2 दिन का इनके पास स्टॉक बचा हुआ है और श्री सिंगाजी में 4 दिन का स्टॉक बचा हुआ है कोयले का। तो ये चीज़ें बताती है कि सिर्फ जो स्थिति है वो केवल मांग सप्लाई में लापरवाही की नहीं है, कोयले को लेकर भी दिक्कत आने वाली है। जब आपके थर्मल पावर प्लांट में उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर ये जो 2000 का अंतर है डिमांड और सप्लाई में, ये और बढ़ सकता है। रमेश जी, आपने कहा था कि किसान जो है वो उस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम सबका वास्ता देहात से होता है। किसान की गलती इसमें कम है। किसान तो खेत में उसको गेहूं काटने के बाद अब मूंग और उड़द पैदा करनी है, तो कहाँ से करेगा वो? जो डोमेस्टिक के लिए गांव में बिजली की है वो उसी से बेचारा थोड़ा सा मैनेजमेंट कर रहा है और उस पर भी आप और हम उसको बिल्कुल टारगेट पर लेते हैं। हम जरूर किसान को टारगेट पर लेते हैं गौ माता के मामले में, लेकिन बिजली के संकट में तो वो मुश्किल में है। आपकी राय? नहीं राघवन जी, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब किसान की फसल खड़ी हो जी और उसके सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध ना हो, उसको मजबूरी डीजल जलाने की मजबूरी उसके सामने हो, तो किसान जो है ऐसा महसूस करता है जैसे उसके गले में फांसी का मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको।
हमारे टीवी स्क्रीन पे जो एक दृश्य चल रहा है वो वही है जो संदीप प्रणय जी बता रहे हैं कि बुंदेलखंड में बारात निकल रही है और दूल्हे के पास कूलर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कूलर लगा क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि आग बरस रही है और इस आग बरसती गर्मी में कैसे काम चलेगा। जी रमेश जी बात करें पूरी। तो किसान के लिए तो ये बहुत बड़े संकट की बात है और अगर वो ये काम करता है तो ये उसकी इतनी बड़ी मजबूरी है जिसका कोई विकल्प नहीं है, यानी उसे हर हाल, अगर ये सिंचाई नहीं होगी तो उसकी फसल खत्म हो जाएगी जी। तो उसकी तो ये मजबूरी है। अब मैं आपको आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ले जाना चाहता हूँ, नर्मदा घाटी परियोजना की तरफ जी। मैंने 4-5 साल पहले एक अधिकारी से बात की थी तो उसका कहना था कि भैया नमरकंटक से लेकर वहाँ मध्य प्रदेश की उस सीमा तक नर्मदा में कम से कम 250 से 300 स्टॉप डैम बनने थे विद्युत उत्पादन के, और ये काम आज से 10 साल पहले शुरू हो जाना था लेकिन अभी तक नहीं शुरू हुआ। तो सरकार की अब ये तो आज जो कमी आई है ये तो सरकार के मिसमैनेजमेंट की है, लेकिन ये इससे बड़ा मिसमैनेजमेंट ये है कि आपका पूरा नर्मदा का पानी समुद्र में बह के जा रहा है। आप समय रहते अगर वो डैम बना लेते छोटे छोटे 15-15, 20-20, 30-30 फीट के, तो इससे इतनी बिजली पैदा हो जाती राघवेंद्र जी की किसानों की वो आपूर्ति की आधी तो कर देते। आपकी बात में एक चीज जोड़ूंगा मैं। बुधनी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है। उनके गांव के पास हथनोरा करके एक गांव पड़ता है जो नर्मदा के किनारे ही होता है। वहां पिछली बार सरकार ने ये जो आप स्टॉप डैम की बात कर रहे हैं वहां बिजली उत्पादन की बात भी हो रही थी, लेकिन रमेश जी कई बार जनता विरोध करती है, किसानी विरोध पर उतर आते हैं, तो फिर कोई भी सरकार अपयश से बचना चाहती है। मुझे लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि अधिकारी का जिसका आपने जिक्र किया है कि वहां 30-35 स्टॉप डैम बने थे जिनमें बिजली का उत्पादन होना था, कहीं ना कहीं कई बार जनता की नासमझी, उसकी अज्ञानता, मैं तो मूर्खता भी शब्द इस्तेमाल करूंगा, उसके चलते भी कई बार सरकारें जन कल्याण के काम में पीछे हट जाती हैं। नर्मदा जी पर बहुत सारे स्टॉप डैम की बात है लेकिन गांव के लोगों ने विरोध कर दिया, लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन डूब में जाएगी, तो उसके चलते भी सरकार को पीछे हटना पड़ता है। दो तरफा गलतियां हैं इसमें, सरकार की गलती तो है लेकिन उससे बड़ी गलती जनता की भी है। जी मैं आपको बताता हूँ कि इसका जब ये यहाँ पनेटा प्लाट पे बनना था और उसकी हाइट उस समय 50 फीट थी और 50 फीट की हाइट में जो कैचमेंट एरिया था उसमें बहुत सारे गांव भी जा रहे थे, जो कृषि भूमि वो भी जा रही थी, लेकिन इसका बीच का रास्ता था और अब सरकार ने वो बीच का रास्ता निकाला कि वो अब कह रहे हैं कि 30 फीट बनाएंगे। तो ये बीच का रास्ता पहले निकाल, यानी सरकार को योजनाबद्ध ढंग से काम करना था। जो इंदिरा सागर में जो स्थिति बनी थी ना, कितना विरोध हुआ था, कितने गांव गए थे, तो उससे सबक लेकर सरकार को इसमें बीच का रास्ता निकालना था कि हम उसकी हाइट इतनी लेंगे, भले विद्युत उत्पादन कम होगा लेकिन हाइट इतनी कम करते कि ना उसका कैचमेंट एरिया बढ़ता, गांव डूबते और बिजली की आपूर्ति होती। दूसरा पॉइंट मैं आपको सामने उठाना चाहता हूं कि इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का दोहन। तो आप ये देखते हैं कि सोलर पावर जो है, सोलर पावर हमारे यहाँ बरसात के दिनों को छोड़कर 8 महीने पर्याप्त सूरज की किरणें हमें मिलती है। सोलर विंड जो सोलर पैनल्स है उससे मैंने हमारे इधर कुछ ट्यूबवेल्स है, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं होने। छत्तीसगढ़ में बहुत है, हमारे यहाँ के ठेकेदार छत्तीसगढ़ काम करने जा रहे हैं, कोई प्रोत्साहन अगर भारत सरकार भी और मध्य प्रदेश शासन मिलकर यहाँ कर दे तो ये जो लोड पड़ता है जो थर्मल पावर का, वो किसानों की ये बिजली मिल जाएगी, तो सरकार उस बिजली को उद्योगों को दे सकती है। और दूसरी बात मैं राघवेंद्र जी ये कहना चाहता हूँ कि जो विंड टर्बाइन्स होती है, बाकी 8 महीने तो हवा कम चलती है लेकिन गर्मी के दिनों में भारी हवा चलती है और ये विंड टर्बाइन से इतनी बिजली पैदा हो सकती है कि किसान की कुछ प्रतिशत मांग अगर इससे पूर्ति हो जाती है तो उसका लोड उधर कम पड़ेगा और सरकार को इन दोनों ये जो सोलर पावर और विंड टर्बाइन की बिजली है इससे सरकार को बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है, बशर्ते कि सरकार इसे गंभीरता से चले। सरकार इन मामलों में गंभीरता कतई नहीं दिखाती। मैंने ये देखा गैर परंपरागत ऊर्जा का इतना दोहन हो सकता है कि हमारी समस्याओं का बहुत कुछ समाधान। बिल्कुल रमेश जी, गैर परंपरागत ऊर्जा की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो खेतों में कुएं हैं, ट्यूबवेल है, इस पर बहुत काम कर सकती है, मदद कर सकती है और बिजली के संकट को भी कम कर सकती है। मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल जी, सरकार जो कुछ करेगी वो ठीक है, लेकिन किसान भी सरकार के साथ मिलकर जो उनके जनप्रतिनिधि है वो सरकार को सलाह दे सकते हैं, दबाव बना सकते हैं कि गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत है अगर उस पर काम हो जाए तब भी जो संकट है वो बहुत ज्यादा तो नहीं घटेगा, लेकिन एक रास्ता निकल आएगा ताकि लोगों के पास विकल्प रहे। आपकी इसमें राय?
नहीं राघवेंद्र जी, गैर परंपरागत ऊर्जा पे आप देख रहे होंगे, मैं जहां तक समझ रहा हूँ 15 सालों से पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है और सोलर प्लांट भी उसी का, और जो एयर टर्मिनल वाला जो प्लांट है वो भी चल रहा है। मध्य प्रदेश की जो बात हो रही है, रीवा क्षेत्र में डला है सोलर प्लांट, उससे भी बिजली मिल रही है। लेकिन जो मुद्दा है, जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ ये चीज है कि आपने कोरोना के समय देखा है कि जब एक बार घोषणा हुई थी कि लॉकडाउन लग जाएगा, तब पब्लिक को ये समझ में ये पता नहीं था कि कितने दिन और चलेगा। लेकिन क्या हुआ कि हमने अपनी फौरी व्यवस्थाएं कर ली और महीने भर, 2 महीने, 3 महीने करते करते हमने समय निकाल लिया। लेकिन हम सचेत हो गए थे कि हमें व्यवस्थाएं पुख्ता रखनी है। कहने का मतलब ये है कि जब सरकार को पता है या फिर विद्युत मंडल के अधिकारियों को ये चीज मालूम है कि अब गर्मी का सीजन आने वाला है, किसानों को भी जरूरत पड़ेगी, गाँव को भी जरूरत पड़ेगी, शहरों को भी जरूरत पड़ेगी, कूलर, एसी, तमाम चीजें चलेंगी, इंडस्ट्री भी चलेगी, तो फिर हमने इसमें कोई शक नहीं कि ये मैनेजमेंट का फेलियर तो है, जो बिजली महकमा है, जो बिजली कंपनियां, उनका फेलियर है। और सरकार को ये ठीकरा पूरा सरकार पर फूटेगा कि सरकार का मिसमैनेजमेंट है, जबकि ये गलती तो बिजली महकमे की है, बिजली कंपनी की है। जैसा राघवेंद्र जी आप बता रहे थे कि कोयले की 1 दिन का स्टॉक है, 3 दिन का स्टॉक है, 5 दिन का स्टॉक है। ये कोयले का संकट आज नहीं, कई वर्षों से सुना जा रहा है कि ताप विद्युत केंद्रों पर कोयले का स्टॉक कम हो जाता है। तो ये विद्युत मंडल को और जो इन दोनों के बीच में जो समन्वय बिठाते हैं, उनको, अधिकारियों को ये पता होना चाहिए कि चलिए अब उनकी पेशी होगी, परेड होगी, लेकिन संकट तो ये बढ़ गई। मैं लौटूंगा आपके पास। रविंद्र जी, जो जानकारी हमारे पास है कि खरगोन का जो पावर प्लांट है, वहां से 330 मेगावाट बिजली महाराष्ट्र को जा रही है, शोलापुर की 295 और महोदा की 380 मेगावाट बिजली गुजरात को दे दी जा रही है। और ये पूरी गर्मी जाएगी, मतलब 30 जून तक ये जो आपको मिल सकती थी बिजली, ये 2 राज्यों को जाने वाली है। महाराष्ट्र जा रही है, महाराष्ट्र और गुजरात को। अगर हमारे बिजली कंपनी के जो आला अफसर हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, अगर वो जाग रहे होते तो हमें लगता है कि ये संकट भले होता, लेकिन इतना नहीं होता जितना अभी देखने और सुनने में आ रहा है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। बिजली उत्पादन जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में 5 जो कंपनियां हैं, जिनमें से एक सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है, उसमें पूरे 21-22 में उत्पादन ही नहीं किया गया। मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण ये है। उसमें शासन को पत्र भी नहीं जारी किया गया कि हम उसमें उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि वीरसिंहपुर श्री सिंघा जी की जो 4 यूनिटें हैं, उनमें जो जितना उत्पादन होना था उससे 60% कहीं 70% इस तरह का उत्पादन हुआ। ये पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, पूरी क्षमता से उत्पादन ही नहीं किया। इसलिए इनको जो है महंगी बिजली खरीदनी पड़ी एनटीपीसी से और निजी कंपनियों से। बिल्कुल संदीप जी, मिसमैनेजमेंट तो ही है, पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं किया तो सामने रविंद्र जी ने बता ही दिया है। लेकिन दूसरी दिक्कत यह है कि जब आप उसकी सप्लाई करते हैं तो वो सप्लाई के लॉसेस भी होते हैं, वो सप्लाई के लॉसेस भी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसके चलते भी ये संकट बढ़ रहा है। आपकी राय कि अब चूंकि स्थिति तो बिगड़ गई है और 30 जून तक हमको इसी संकट के बीच में रहना है, आपका इसमें अंतिम वर्डिक्ट क्या है? देखिए राघवेंद्र जी, मुझे ये लगता है कि आपको, हम लोग भी स्टोरीज कई कर चुके हैं कि बिजली की खरीदी का बड़ा खेल होता है। ये जो समय आ रहा है जब संकट खड़ा होगा, हर तरफ हाहाकार मचेगा, तो बिजली खरीदी जाएगी। हम बेचते हैं 2 और ₹2.25 रुपए में, खरीदी जाएगी 8 रुपए में। तो ये बड़ा खेल भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इन कंपनियों में अधिकारी हैं, वो किसी ना किसी वजह से ये खरीदी को बढ़ाएंगे, और जो होता है आमतौर पर सरकारी मशीनरी में, उसकी आशंका तो अभी से नजर आने लगी। बिल्कुल, ये जो अंधेरे की आहट है वो ऐसे नहीं है, इसके पीछे भी षड्यंत्र, साजिश है और प्लानिंग है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है, पहले संकट बढ़ाओ, फिर हाहाकार हो और महंगी दर पर बिजली खरीदो। इसमें कमीशनबाजी भी होती है और ये अरबों का खेल है, लाखों करोड़ों की बात नहीं है, अरबों का मामला है। सरकार ने 22,000 मेगावाट की डिमांड की है, अभी उसको मिल रही है 14,000 मेगावाट बिजली। 2,000 का फर्क है, क्योंकि कुल डिमांड हमारी 16,000 मेगावाट की है और हमको मिलती है 14,000। लेकिन सरकार ने 22,000 मेगावाट की एक तरह से मांग कर रखी, जो 30 जून के बाद हमको मिलना शुरू होगी। तो कुल मिलाकर ये जो अंधेरे की आहट है वो ऐसे नहीं है, इसके पीछे षड्यंत्र है और पैसे का खेल भी है। तो कुल मिलाकर अफसरों की नाकामयाबी भी है, उनकी असफलता भी है। बहुत सारी बातें जिन पर सरकार बाद में विचार करेगी। हो सकता है कि मंथन चल रहा हो, लेकिन अभी तो मध्य प्रदेश बिजली संकट के दौर में जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये संकट कम गहरा हो, किसानों को राहत मिले और लोगों को गर्मी से बचने के लिए
बिजली मिलती रहे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।